अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जैसे कि हम क्लास ले रहे थे और कुछ लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में प्रॉब्लम थी, सो वी आर गोइंग टू रिविजिट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। But before that we have to discuss some important topic which we used for Gauss laws. So let us start with one is linear charge density. See, होता क्या है कि चार्ज का जो कंसेप्ट आपके लिए हमने पढ़ा है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. n is the number of electron and E is the charge of electron which is equal to 1.6 into 10 raised to the power 19 कूलम. ये कंसेप्ट बड़ा फाइन है जब तक आपके पास पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं. इस मेरा क्या मतलब है इस बात से? फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है, कॉपर का वायर है से आपके पास, और वायर की लेंथ हो सकती है 10 मीटर, 5 मीटर, 50 सेंटीमीटर, वॉट कुछ भी लेंथ उसकी हो सकती है. और अब आपको पता है जब ये कॉपर का वायर है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब आपको टोटल चार्ज निकालने के लिए वो सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे. अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये वायर आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कम है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, तभी तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ. या आप ये कह लीजिए यू हैव टू काउंट द एक्सिस ऑफ प्रोटॉन्स, कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सिस में है. अब एक वायर में नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करना बहुत टेडियस टास्क है, ये तकरीबन इम्पॉसिबल चीज़ है. तो ये वाला फॉर्मूला तो फिर यहाँ पर अप्लाई होगा नहीं. अब लोगों ने करा क्या, लोगों ने कहा कि चलिए एक वायर है हमारे पास, वायर की डायमेंशन जो होती है वो लेंथ की डोमिनेट करती है ओवर विड्थ एंड ब्रेड्थ. यानी कि वैसे तो वायर 3D ऑब्जेक्ट है अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक स्केल पे देखोगे, लेकिन वायर की लेंथ माइक्रोस्कोपिक स्केल पे होती है. यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये सिर्फ लीनियर होता है या वन डायमेंशनल होता है, इसकी सिर्फ लेंथ मैटर करती है. तो साइंटिस्ट या हमारे जो फिजिसिस्ट होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन या एक एक प्रोटॉन को काउंट करने की जगह करते क्या है, एक टर्म डिफाइन करते हैं लैम्डा, और उसको कहते हैं कि दिस इज़ द चार्ज पर यूनिट लेंथ. स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, कुछ भी हो सकता है ये चार्ज पर यूनिट लेंथ. इसका मतलब ये होता है कि हम पूरे वायर के नंबर ऑफ प्रोटॉन में इंटरेस्टेड नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्टेड नहीं है. वी जस्ट वांट टू सी कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है. जैसे अगर मैं कहूँ कि लैम्डा किसी का है 5 माइक्रो कोलॉम पर सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर का 1 सेंटीमीटर में 5 माइक्रो कोलॉम का चार्ज होगा. ठीक है, तो ये एक टर्म होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो वायर अगर कोई आपके पास है तो आप इसको इस तरह से, यानी कि कोई भी वन डायमेंशनल चीज़ अगर आपके पास है, हालांकि वायर भी वन डायमेंशनल नहीं है जैसे कि मैंने पहले कहा, लेकिन फॉर माइक्रोस्कोपिक स्केल्स यू कैन नेग्लेक्ट विड्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ द वायर. सेकेंड टर्म जो आती है आपकी वो आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब ये तो वायर का केस हो गया. अब वायर की जगह आपके पास कोई शीट हो, मान लीजिए एक शीट है और ये पॉजिटिवली चार्ज है. अब आप टोटल चार्ज को कैसे काउंट करेंगे? अगेन वही एक बड़ा मुश्किल काम है कि आप जो है इसके एक एक प्रोटॉन या एक एक इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो. तो लोगों ने क्या करा, उन्होंने एक टर्म डिफाइन करी सिग्मा, एंड इट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि अब शीट में जो है लेंथ के साथ साथ ब्रेड्थ भी डोमिनेट होती है, तो इसलिए आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या बनेगा, वो एरिया बन जाएगा. तो आप जैसे यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ कह रहे थे, आप इसको कहेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया. तो एरिया से सरफेस आ जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. और जैसे कि मैं इसमें इस तरह से दिया होगा कि सिग्मा की वैल्यू होगी मान लीजिए 5 माइक्रो कोलॉम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ शीट विल कंटेन 5 माइक्रो कोलम ऑफ चार्ज. ये इस तरह से स्केलिंग की जाती है. तीसरी जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं जब हम एप्लीकेशन गॉस लॉ पढ़ते हैं वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अब इसका क्या मतलब होता है? अब मान लीजिए ना तो वायर आपके पास है, ये तो वन डायमेंशनल था, सिर्फ लेंथ थी, इसमें आपके पास शीट थी, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ थी. आपके पास मान लीजिए स्फेयर आ जाए या आपके पास क्यूब आ जाए, कोई स्फेयर हो या कोई क्यूब हो इस तरह से. अब ये तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एरिया नहीं होता, यहाँ पर वॉल्यूम होता है. यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ सारी चीज़ें मैटर करती हैं. जैसे इसमें हाइट होती है, लेंथ होती है, डेप्थ होती है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं क्यूब में. इसी तरह स्फेयर भी जो है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. अब ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, मान लीजिए इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज हैं, इस तरह से सारे के सारे. तो आप अगेन क्या करेंगे, आप एक टर्म डिफाइन करेंगे
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और आप इसको कहेंगे रो, ये रो होता है, रो का सिंबल है ये, और आप इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। यानी कि आप कहेंगे रो की वैल्यू कहीं पर है, जैसे मैंने ऊपर कहा था 5 माइक्रो कूलम या 10 माइक्रो कूलम, वट एवर नंबर आप, ये फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर रहा हूँ बस, 10 माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम की यूनिट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 माइक्रो कूलम का चार्ज कंटेंट है। तो ये तीन क्वांटिटीज़ हैं जो पहले आपको समझ में आनी चाहिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से पहले, क्योंकि इन तीनों पे बेस्ड ही हमें एप्लीकेशन इनकी डिस्कस करनी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो सिर्फ लेंथ वाले ऑब्जेक्ट के लिए होती है, उसके लिए लैम्डा सिंबल है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अच्छा, ये जो डेंसिटीज़ जो हैं, ये आपको लग रहा होगा कि इसमें एरिया आ रहा है, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, इसमें लेंथ आ रही है, तो ये लेंथ एरिया या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ ये बताती हैं कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज कंटेंट है। अब उसकी लेंथ 10 मीटर हो या 20 मीटर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पर यूनिट लेंथ देखनी है। तो ये लेंथ पे इंडिपेंडेंट होती हैं ये क्वान्टिटीज़। ओके, लेंथ, एरिया या वॉल्यूम। अब इसके बाद हम गॉस लॉ की बात करेंगे। तो गॉस लॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम। अब जब चूंकि इनक्लोज्ड है और यहाँ पर आपको सर्किल दिख रहा है, ये क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है इसका ये है कि गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है, दिस इज़ द मस्ट कंडीशन, दैट योर बॉडी शुड हैव अ क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए कभी भी जो है गॉस लॉ अप्लाई होता ही नहीं है। अगर आपको कहीं पर गॉस लॉ अप्लाई करना है और वो जो बॉडी आपकी ओपन है, तो समहाउ यू हैव टू क्लोज दैट बॉडी, और समहाउ यू हैव टू टेक द क्लोज पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये गॉस लॉ के लिए ज़रूरी कंडीशन ये हो गई। और ई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो वहाँ से कैलकुलेट होगा, और डी एस जो है वो एरिया वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, सो इसके बेसिस पर हम एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। ओके, सो पहली एप्लीकेशन क्या होती है इसकी, जो मैंने डिस्कस करी थी उस दिन। पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। ओके, इनफाइनाइट का मतलब लिटरली इन्फिनिटी नहीं होता है कभी भी फिजिक्स में। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ है उसकी, मान लीजिए 10 मीटर या 20 मीटर इस तरह से है, या स्केल पर डिपेंड करता है। तो लेंथ हमें नहीं पता उसकी कितनी है। तो एक इनफाइनाइटली पॉजिटिवली चार्ज वायर आपके पास है, वायर है, और पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जब कहीं पर होता है तो उसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो आपको पता है वो आउटवर्ड होता है। तो आप मान लीजिए इस वायर की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्टेड है, इस वायर की वजह से, और इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस मान लीजिए आप आर मान लीजिए इसको। तो अब आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सरफेस का क्लोज होना ज़रूरी है। अब वायर के अराउंड तो कोई भी सरफेस नहीं है जो किसी भी तरह के, तो आप उसके लिए करेंगे क्या। और एक चीज़ और याद रखिए, चूँकि ये वायर है तो इसकी सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है विच इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया है कि ये क्या होती है। हाँ, तो अब आप इस वायर की वजह से इस पॉइंट पी पे इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो होगा वो ऑब्वियसली बाहर की तरफ जाएगा ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव है ना। अगर यहाँ पर पॉइंट पी होता तब भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ ही जाता। तो चूँकि ये हमने राइट साइड में लिया है तो ये इसका इधर से जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड रहेगा पॉजिटिव से। अब आप करेंगे क्या, अब आप एक इमेजनरी सिलेंडर कंसीडर कर लेंगे और ये एज्यूम करेंगे कि ये जो वायर है सिलेंडर के अंदर से होके जा रहा है। ऐसे आप एज्यूम करें ना, एक सिलेंडर है, आप होलो सिलेंडर मान लें, बीच में से खाली सिलेंडर है जिसके अंदर से वायर पास हो रहा है, और उस सिलेंडर की रेडियस जैसा कि आपने देखा आर ले ली है। और मान लीजिए सिलेंडर की जो हाइट है, जो इसकी हाइट है वो इसकी, आपने कोई लेंथ, वायर पूरा तो इन्फिनिटी है लेकिन आपने पूरा वायर नहीं लिया, आपने एक स्मॉल पोर्शन लिया है वायर का जिसकी लेंथ जो है वो एल है। ओके, अब चूँकि ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है। तो भाई सिलेंडर हमने बनाया है ना, तो सिलेंडर जो है वो एक क्लोज सरफेस है। तो अब हम जो है सिर्फ इस सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और बाद में इसको जनरलाइज कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैं जो है गॉस लॉ ऊपर वाला लगाऊंगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एनी सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का हमें पता ही नहीं कितना है, तो अब जैसा कि ये लेंथ L मैंने मानी है, अब आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q इंटू एल, तो L लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इस वाले Q से रिप्लेस कर देंगे। तो फाई हो जाएगा आपका E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह मैंने बताया ना लैम्डा इंटू एल आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस का। ये जो आपका जो सिलेंडर होता है इसमें 3 सरफेस होते हैं, आप एज्यूम करें सिलेंडर इस तरह से, तो एक टॉप सर्किल होगा, एक बॉटम सर्किल होगा और एक इसकी कर्व्ड सरफेस होगी। तो कर्व्ड सरफेस तो ये वाली होगी जिसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ जा रहा है, और इस कर्व्ड सरफेस का आप एज्यूम करें अपने दिमाग में एक सिलेंडर बना लें। जैसे मैं इस कॉपी को रैप करके बना लूँ, एक पेज को ऐसे मैं रैप कर लूँ, इस तरह से सिलेंडर बन गया और इसके अंदर से वायर जा रहा है, इसके अंदर से यहाँ से जैसे इसके अंदर से ऐसे वायर पास हो रहा है। तो ये इसकी कर्व्ड सरफेस है ना, इस कर्व्ड सरफेस के बाहर की तरफ इसका जो आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर भी किधर होगा, सरफेस के बाहर की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये है इस कर्व्ड सरफेस के लिए E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पर आपका 0 डिग्री हो गया। तो एक सरफेस का मसला तो हल हो गया। अब बाकी बची 2 सरफेस, एक टॉप सर्किल और एक बॉटम सर्किल। इस सर्किल के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जाएगा, जाहिर बात है, तो DS जो होगा वो इधर होगा, लेकिन चूंकि पॉजिटिव वायर है यहाँ भी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी बाहर की तरफ ही होगा, इधर होगा या इधर होगा, दोनों तरफ में से आप किधर भी ले लें 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो एक सरफेस का मसला ये हल हो गया, थीटा इसके लिए 90 डिग्री। अब बॉटम वाले सर्किल पे आ जाओ, इसके भी परपेंडिकुलर आना है DS, तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लेते हैं हमेशा हम, तो DS इधर हो गया, लेकिन चूंकि वायर यहाँ भी पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी बाहर की तरफ ही जाएगा। तो एंगल यहाँ भी 90 डिग्री का बना है, हालांकि -90 है, तो हम +90 लें या -90 लें, जब हम कॉस की में वैल्यू रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब 3 सरफेस थी आपकी, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस। तो ये जो क्लोज इंटीग्रेशन है ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या है, कर्व वाली सरफेस में EDS cos 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट में AB cos थीटा आता है ना, तो cos थीटा की जगह cos 0 आ गया फर्स्ट सरफेस, प्लस सेकेंड सरफेस EDS cos 90 डिग्री, ये ऊपर वाली सरफेस हो गई, प्लस थर्ड सरफेस नीचे वाला सर्किल बॉटम जो होती है सिलेंडर की, उसमें भी आपका -90 है, लेकिन cos -90 थीटा अगेन प्लस थीटा हो जाएगा ये, एंड इट इज़ इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो था ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया इंटीग्रेशन, क्लोज सर्किल का, क्लोज सिस्टम के 3 हिस्से आपने पार्ट कर लिए। अब cos 90 ये भी 0, cos 90 ये भी 0, तो सिर्फ पहली वाली सरफेस बचेगी। तो ये क्या रहेगा, E तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E को बाहर ले लीजिए, DS और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है फर्स्ट सरफेस, प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब जैसा कि आपको याद होगा ये तो 1 से मल्टीप्लाई कर देगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल समेशन, तो DS मैंने लिया था स्मॉल एरिया ऑफ द सिलेंडर, इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि मैं इस पूरे सिलेंडर को कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर रहा हूँ। तो पूरे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRH, 2πR और h हाइट कितनी है इसकी, लेंथ के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा कितना हो गया, यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, E आपका आ गया लैम्डा अपॉन 2π इधर ले जाइए, 2π एप्सिलॉन नॉट और R भी यहाँ पर ले जाइए, तो ये आ गया इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वेक्टर देना चाहेंगे तो ये अलोंग R होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R के साथ बाहर की तरफ जा रहा है। ये होगी पहली एप्लीकेशन गॉस लॉ की। ओके, तो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड इट। ना अब सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely extended positively charged प्लेन शीट। इसमें क्या है अब आपकी वायर की जगह शीट आ गया है बस।
तो मैं एक इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड शीट बना लेता हूँ ऐसे, और ये मैंने इन्फिनिटी दिखाने के लिए इसको ऐसे कर दिया है। अब ये भी पॉजिटिवली चार्ज शीट है। ये बिल्कुल आप ऐसे एज्यूम कर लें जैसे आपके पास एक पेपर है, जैसे मान लीजिए ये इसी शीट का एक पेपर मान लीजिए आप, ये एक शीट है। या मैं इस पेपर को फाड़ के दिखा देता हूँ आपको इसमें से। तो जैसे ये मैंने एक पेपर लिया है, ये एक शीट है ऐसे रखी हुई। अब इस शीट से मान लीजिए आपको यहाँ पर जहाँ मेरे पेन की टिप है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए यहाँ पर, या ज़रूरी नहीं आपको इधर भी निकालना हो सकता है, इस पेन की टिप के इधर, या आप इसको चाहें यहाँ पर निकाल लें। लेकिन ये शीट तो ओपन सरफेस है ना, अब गॉस लॉ आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? इसमें तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप पहले की तरह एक इमेजिनरी सिलेंडर मानेंगे जो इसके अंदर से जा रहा है, ऐसे पास हो रहा है इसके अंदर से। तो इसके अंदर से जब पास हो रहा है तो आपको पता है कि इस शीट के अंदर एक होल बनेगा। वो होल जो होगा ये इस तरह का एक होल बनाया जाएगा इसके अंदर, और ये सर्कुलर होल होगा। तो सर्कुलर होल जब पास होगा तो एक सिलेंडर बनेगा यहाँ से। अब मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया है इस तरह से, तो यहाँ पर एक सर्किल बना रहा है। तो इस शीट का एरिया ए ले रहा है ये, और ये यहाँ से पास हो रहा है, और आप यहाँ तक चले गए तो यहाँ भी एरिया ए ही रहेगा, और चाहे अगर आप इधर हो तो इधर भी एरिया ए ही रहेगा। ओके, जैसे मैंने पहले लिया था वायर की एक छोटी सी लेंथ ले ली थी, उसके अराउंड मैंने सिलेंडर बना दिया था। इस तरह मैंने एक सिलेंडर यहाँ से अंदर से माना है कि एक इमेजिनरी सिलेंडर इस शीट के अंदर से पास हो रहा है। और अगेन सिलेंडर की 3 सरफेस होती हैं, एक ये वाली बॉटम होगी, एक ये वाला टॉप होगा, और एक ये होगा कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस पे यूनिट वेक्टर यहाँ पर इधर जाएगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर इधर बाहर की तरफ आएगा, इसका भी यूनिट वेक्टर इधर आएगा। अब इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पहली सरफेस के लिए देख लीजिए, पहली सरफेस के लिए पॉजिटिव शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बाहर की तरफ, तो ds और e दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। ये भी पॉजिटिव शीट, इस सरफेस के लिए भी यही शीट है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, तो e आपका इधर हो गया। अब इस वाली सरफेस के लिए जो ये सेकंड सरफेस हो गई और ये आपकी थर्ड सरफेस हो गई, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? भाई पॉजिटिव शीट ही तो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा बाहर की तरफ ही यहाँ पर। तो इनके बीच का एंगल जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। तो इसके लिए थीटा 90, इसके लिए थीटा आपका 0 पहली सरफेस के लिए, और दूसरी सरफेस के लिए भी थीटा आपका 0 हो गया। अब हम गॉस लॉ लगा देंगे, चूँकि हमारे पास गॉस लॉ लगाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि हम जो बाकी शीट को नहीं देख रहे हैं, हम बाद में इसको जनरलाइज करेंगे। ओके, जनरलाइज करने का मतलब ये है कि हमको ए रिमूव कर देना है किसी तरह, और ए रिमूव हो जाता है, जैसे कि पिछली बार लेंथ रिमूव हो गई थी। अब आप देखिए इसको, गॉस लॉ E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होगी सिग्मा। अब सिग्मा होता कितना है? Q अपॉन A होता है। तो अब हमने एरिया भी ए ही लिया है, तो एरिया ए में चार्ज कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दोनों तरफ, तो सिग्मा इंटू ए, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, और यहाँ नीचे डिवीजन में 1 है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्यू कितना आ गया आपका? सिग्मा इंटू ए आ गया। तो हम यहाँ क्यू इनक्लोज की जगह सिग्मा इंटू ए लिख देंगे, और इसको जो हम 3 सरफेस में डिवाइड कर देंगे क्लोज इंटीग्रेशन को। E डॉट ds पहली सरफेस के लिए तो E डॉट ds कॉस 0 डिग्री, पहली सरफेस में थीटा 0 है। आप समझ रहे हैं ना E डॉट ds कॉस 0 कैसे आ रहा है? बिकॉज E डॉट ds इज इक्वल टू होता है E ds कॉस थीटा होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट भी, ए भी कॉस थीटा बनता है। तो इस तरह से कॉस 0 आ रहा है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए जी, अब आप आ जाइए दूसरे सरफेस के लिए, ये अलग रखिए। दूसरी सरफेस के लिए, अब दूसरी सरफेस के लिए कितना है जी? उसमें भी थीटा 0 है आपका, तो E ds कॉस 0 प्लस तीसरी सरफेस में E ds कर्व सरफेस जो बची ऊपर वाली, ऐसे आएगी ना, ऐसे सिलेंडर आएगा ऐसे घूमते हुए, E ds कॉस 90 उसमें है। ओके, एंड इट इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा Q इनक्लोज की वैल्यू मैंने ऊपर रखी है सिग्मा ए इंटू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म 0 हो गई। चलिए जी, इसको 0 कर देंगे। जो फर्स्ट टर्म है उसमें से E बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा ds इंटू कॉस 0, वैल्यू 1 हो गई, प्लस पहली सरफेस E इसका भी बाहर आ जाएगा, सेकंड सरफेस ds इंटू कॉस 0 की वैल्यू ये भी 1 हो गई, सॉरी, इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया। ओके, अब ds अगेन वही पूरी सरफेस लेनी है, सरफेस का एरिया लेना है। तो पहली सरफेस तो सर्किल है, इसका एरिया कितना माना है हमने? पाई आर स्क्वायर, या ए कह दीजिए सिंपली, E इंटू इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आ गया ए। इसी तरह से E इंटू ए यहाँ से आ जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन
नॉट हो गया। तो ई ए इंटू प्लस ई ए, ये हो गया आपका 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया, 2 को इधर ले जाइए तो आपका ई कितना आ गया जी, ये आ गया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये बात तय हो गई कि एक इनफाइनाइट, अब मैंने देखा ना, देखो मैंने ए को एलिमिनेट कर दिया, ये ए ही तो था जो शीट का हमारा लिमिटेड पोर्शन बता रहा था, जब ए नहीं रहा तो ये हमारा एक्सप्रेशन जनरलाइज हो गया। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि एक शीट की वजह से उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, एक सिंगल शीट की वजह से। ओके, और अगर पॉजिटिव शीट है तो बाहर की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव शीट है तो अंदर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम तीसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन जो है इसको थोड़ा समझना रहेगा आपको। थर्ड एप्लीकेशन में आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग का मतलब यह है कि मेटल का बना हुआ है स्फीयर, कंडक्टर भी तो होते हैं ना मेटल। कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज मान लेंगे फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी। अब आप इस स्फीयर की वजह से पहले की तरह सिर्फ एक जगह नहीं निकालेंगे, क्योंकि स्फीयर तो क्लोज है ऑलरेडी, तो इसमें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक ट्रिक ये की गई है, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया। गलत कैसे है ये, कोई गैस करे? गलत ये इस तरह से है कि चूंकि कंडक्टिंग है यानी कि मेटालिक स्फीयर है, तो चार्ज कभी भी अंदर नहीं जाता उसके, तो चार्ज जो रहेगा वो हमेशा कहाँ पर रहेगा, इसकी सरफेस पे रहेगा, इसकी सरफेस पे चार्ज रहेगा हमेशा। ओके, ये मान लीजिए चार्ज गिवन है यहाँ पर क्यू है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सिग्मा रो मान लीजिए, विच इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये हम बता चुके हैं। अब आप इस स्फीयर की वजह से 3 पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट पी यहाँ पर रहेगा, एक पॉइंट आर यहाँ पर रहेगा, या आर मत, इसको अच्छा ए मान लीजिए। पॉइंट ए पे निकालेंगे आप, फिर पॉइंट बी पे निकालेंगे, और फिर पॉइंट सी पे निकालेंगे। तो 3 पॉइंट हैं। पॉइंट ए इज आउटसाइड फ्रॉम द स्फीयर, पॉइंट बी जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और पॉइंट सी इनसाइड द स्फीयर, और ये जो ओ है इसका सेंटर है स्फीयर का। इस स्फीयर की रेडियस को मैंने कैपिटल आर मान लिया है, और मान लीजिए इस पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से वो स्मॉल आर है। ओके, अब जब आप पॉइंट ए पर निकालेंगे तो पॉइंट ए के लिए तो सरफेस है ही नहीं बाहर कोई, आप क्या करेंगे इसके लिए, पहले की तरह आप एक इमेजिनरी क्या बनेगा इमेजिनरी, जब ये बनाएंगे आप एक स्फीयर को कवर करने के लिए स्फीयर ही बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट ए से एक बड़ा स्फीयर आपने बना लिया है जिसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, और पहला केस डिस्कस करेंगे जिसमें आर की जो वैल्यू है इसकी इंटरनल रेडियस से बड़ी है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, यानी कि आउटसाइड द स्फीयर आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, आउटसाइड द स्फीयर। तो गॉस लॉ लगाइए, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस बड़े वाले अंदर के स्फीयर के अंदर भी चार्ज कौन सा है, चार्ज तो यही रहेगा स्मॉल क्यू, क्योंकि चार्ज तो कहीं और से आया ही नहीं है। तो चाहे आप बड़ा स्फीयर बना लें, चाहे आप इससे भी बड़ा स्फीयर बना लें, चार्ज तो यही रहेगा कैपिटल क्यू ही, जो इस स्फीयर पर गिवन है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल क्यू लिखा है। ई बाहर ले लीजिए। अच्छा, अब स्फीयर पर जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर जब करेंगे तो आप तो बाहर की तरफ आएगा। अब चूंकि पॉजिटिव स्फीयर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, वो बाहर की तरफ ही होगा। तो थीटा 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आप देखें अगर इसको यहाँ से यहाँ देखिएगा, ई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ds विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस बिग स्फीयर विच इज इक्वल टू, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² एंड इट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई 4π को उधर ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट के साथ लगा देना, 4 एप्सिलॉन नॉट, और r² को q के साथ ले जाके डिवाइड कर दो, ये एक्सप्रेशन आ गया, और ये आपका आम एक्सप्रेशन होता भी है। तो ई आउटसाइड जो हुआ वो प्रोपोर्शनल है r² के, ठीक है, यानी कि पॉइंट ए जितनी दूर होगा आर उतना ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो ये इसके एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल होगा। अगर यही पॉइंट ए शिफ्ट होके पॉइंट बी पे आ जाए तो जो आपकी स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के जस्ट इक्वल हो जाएगी। तो सेकंड केस हम यहीं से डिस्कस कर लेंगे। सेकंड केस में आर इज बिकम इक्वल टू आर,
तो उस केस के लिए आपको सरफेस बनाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्फीयर बना हुआ है। तो आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन में करेंगे, आप इसको इसी तरह से करते हुए लाएंगे ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस कॉस जीरो इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई 4 पाई। अब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, अब आप यहाँ से देखिएगा इसको एक्सप्रेशन को, ई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई मतलब हो गया अब क्यू अपॉन, सॉरी यहाँ से इसको देखिए, ई इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये है जस्ट ऑन द सरफेस। ओके, तो अब ये जो कैपिटल आर है ये पहले वाले केस के आर से छोटा है, तो जब ये कम होगा, आर कम होगा तो ई बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया है एट पॉइंट बी जो आपने कैलकुलेट किया है वो पॉइंट ए के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगा। ओके, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अभी तक आपको ज़्यादा मिला है, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया था ए वो तो इसके एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल था, तो ये तो आपका कम रहेगा। अब तीसरा जो केस मैंने बताया था, तीसरे केस में मैं इसको यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। तीसरे केस में हम देखें पॉइंट सी जो है वो अंदर है स्फीयर के, और अंदर तो कोई क्लोज सरफेस है नहीं, तो हम इसको क्लोज सरफेस बनाएंगे पहले की तरह, एक स्मॉल सर्किल बनेगा, लेकिन इस सर्किल के अंदर चार्ज भी नहीं है, तो आपका लॉ ही यहाँ पर जो है वैनिश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब हम इसको लिखेंगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा जाता है गॉस लॉ। चार्ज अंदर है नहीं तो बचेगा क्या, ये ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज़ इक्वल टू 0। अब ई डॉट डी एस का प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि या तो डी एस 0 है या ई 0 है, और डी एस 0 है नहीं क्योंकि सर्किल का सरफेस एरिया तो है, चाहे स्मॉल सही लेकिन है तो सही। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, इनसाइड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो 3 केस हो गए, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, अंदर ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका क्यू अपॉन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम था, ये उससे कम था, और अंदर 0 ही है। अब इन तीनों केसेस को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। ग्राफिकली का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने इस एक्सिस पे आर ले लिया और इस एक्सिस पे मैंने ले लिया ई को। अब ये सेंटर है 0 सर्किल का, स्फीयर का सॉरी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए इसकी कैपिटल आर है, यानी कि स्मॉल आर यहाँ कैपिटल आर के इक्वल है। तो आपको याद है ना, ये वाला सरफेस वाला केस है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो मैक्सिमम आया था। अब यहाँ के बाहर जब आप जाओगे तो वो आउटसाइड वाला केस आ जाएगा, और उसमें ई प्रोपोर्शनल था 1/r स्क्वायर के। तो ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर जब होता है तो ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा। ओके, तो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, ये मान लीजिए ये ई नोट है ऑन द सरफेस, अंदर है ही नहीं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और बाहर जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता चला जाएगा। तो ये 3 एप्लीकेशन थी आपकी गॉस लॉ के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात, और नहीं आई होगी तो हम और क्लास में आज डिस्कस कर लेंगे और इस पर न्यूमेरिकल आपको करना है। थैंक यू।